सर जी, ओके। सो मैंने अभी जो आपको फिलहाल चीजें बताई उसमें से आपने रिसर्च पेपर्स के पर्सपेक्टिव से हमने बात शुरू की थी। पब्लिकेशन में कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। अब जर्नल पेपर्स पे आते हैं। और जर्नल पेपर्स के अंदर इधर आपका जो सर्वे पेपर वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा। अच्छा जी, ओके। सो जिस तरह से कॉन्फ्रेंस पेपर्स एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और वो रिसर्च प्रोसेस जो है वो आपने देखा कि क्या होता है, उसमें क्या चैप्टर्स होते हैं, उनके क्या सेक्शंस होते हैं। दे वुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी रिसर्च पेपर। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी आपने अपने प्रॉब्लम एरिया को एक्सप्लोर किया है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप पहले से कर, क्योंकि दिस नॉट द फर्स्ट वीक, 3 वीक हो गए हैं। और इस हफ्ते में आपको अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो फाइनल कर लेना चाहिए था, और वो कर लिया होगा आपने। इस चीज को जो आज हमने देखनी थी, ये मैं अगले वीक में पेंड करूंगा और ये वीक और आपको दूंगा, जिसमें आप फाइनल करके अगले वीक में हम स्टार्ट आपकी प्रेजेंटेशन से करेंगे। ठीक है, जो ये काम आपने किया है इसी को आप प्रेजेंट कीजिएगा अपने काम में, और कुछ चीजें और मैं ऐड करूंगा आज बाय द एंड ऑफ लेक्चर के, और क्या क्या चीजें आपने अगले अपने प्रेजेंटेशन में डालनी है। बट आपका टॉपिक कुछ ना कुछ हो गया है, उसमें आपने कुछ रिसर्च पेपर्स भी देखनी है, और रिसर्च पेपर के कंटेंट मोटे तौर पर तो देखे ना कि क्या क्या उसके अंदर होता है एक रिसर्च पेपर में। तो आपको वो अंदाजा हो गया है कि जी अब वो कॉन्फ्रेंस पेपर है या जर्नल पेपर है, वो कुछ ना कुछ आपके सामने है। आपने वो सर्च इंजन्स भी एक्सप्लोर किए हैं जो कि अप्रोप्रिएट तरीके से सर्च रिसर्च पेपर्स को फिगर आउट करने में असिस्ट करते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे भी आपको रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। वो आपको गूगल स्कॉलर पे ले जाएगा, या वैसे भी कुछ पेपर्स उसने कुछ पीडीएफ वर्जन्स रखे होंगे कुछ साइट्स के ऊपर ले जाएगा, राइट। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा डेटाबेस नजर आएगा जो एक्सप्लोर करना और उसको छानना और अपने लिहाज से देखना आपको बहुत टाइम लगेगा। सो गूगल के ऊपर रिसर्च पर्पजेस के लिए सर्चिंग इज नॉट गुड, इट विल वेस्ट योर टाइम। कदर बेहतर वे इज टू गो ऑन गूगल स्कॉलर, एंड गो ऑन गूगल स्कॉलर, टाइप योर कीवर्ड्स। गूगल स्कॉलर जो है आपको कम रिजल्ट्स देगा, लेकिन स्टिल उसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा हो, बहुत मुश्किल है फिर भी उस पर कुछ खास डायरेक्शन में चीजें ढूंढना। इसलिए बेहतर ऑप्शंस होती हैं इनमें से किसी सर्च इंजन को एक्सप्लोर करना। आई ट्रिपल एक्सप्लोरर, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें एक प्लेटफॉर्म जो मेरे सजेस्ट हो गया वो एसीएम के नाम से है, राइट। तो आई ट्रिपल ई, आईईटी, एल्सवेयर, स्प्रिंगर, हिंदावे, टेलर फ्रांसिस, एमपीपीआई एंड एसीएम। एसीएम भी आप देख लीजिए, वो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो कंप्यूटिंग मशीनरी से रिलेटेड या कंप्यूटिंग या कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इनके ऊपर फोकस ज्यादा करती है। तो एसीएम की भी डिजिटल लाइब्रेरी है। तो ये जो सर्च इंजन एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी का है, या आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर है, या साइंस डायरेक्ट है जो आपने खोले होंगे, मैं टाइम की कमी की वजह से शायद यहाँ पे नहीं खोलूंगा, बट आई अपलोड एन एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियो लेक्चर जिसके अंदर ये एक्सप्लोरेशन मैंने की हुई है किसी और जगह पे, और वहां पे मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया हुआ, उसको आप देखिए, आप अपने एंड पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो आपने वो भी तक मेरी नज़र में कुछ ना कुछ देखा है, तो आपको अंदाजा हो गया है कि जी किस तरह से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमने कहाँ कहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। सो अकॉर्डिंगली अब आप सर्च करने में कदरे बेहतर हैं। आपने पेपर्स कुछ फिगर आउट कर लिए, पेपर की क्वालिटी में आपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स को फिगर आउट कर लिया है, देख लिया है, और भी चीजें देखेंगे। और अब मैं बात हूँ जर्नल पेपर्स के ऊपर कि जर्नल पेपर्स होते क्या है और इनकी क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो जर्नल पेपर्स हैं, जो नाम जर्नल जो कहा जाता है, हर वो चीज जो कि पीरियोडिकली पब्लिश होती है, रोजाना, महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, एक साइक्लिक फ्रीक्वेंसी में एक चीज जो है वो पब्लिश हो रही है ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं जर्नल। लाइक जंग अखबार एक जर्नल है, अखबार जहां एक जर्नल है, आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन एक जर्नल है, आई ट्रिपल ई सिग्नल प्रोसेसिंग लेटर एक जर्नल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से एक जर्नल पब्लिश होता है। क्योंकि जब आप उसकी बेसिक पब्लिकेशन साइकिल को देखेंगे तो पता चलेगा कि हर 2 महीने बाद वो एक इश्यू पब्लिश करता है, एडिशन पब्लिश करता है, यानी साल के बाद वो सारे एडिशन एक वॉल्यूम बन जाते हैं। तो लाइब्रेरी में अगर आप कभी गए हो तो वहां पे इंडेक्सेशन या चीजों की
जो आर्काइविंग होती है वो ऐसे होती है कि 2025 के सारे अखबार एक के सारे एडिशन एक जगह पे उन्होंने रखे होंगे, एक वॉल्यूम डिक्लेयर किया होगा। तो हर वो चीज जो कि इस डेफिनेशन में आती है कि उसके एडिशंस, इश्यूज आ रहे, और एक साल के बाद एक वॉल्यूम बन जाता है, ऐसी चीज को हम नाम देते हैं कि एक जर्नल। ठीक है। सो जर्नल की एक वेब पेज हम खोल के देख लेते हैं, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। सामने एक कॉन्फ्रेंस का खोला था, तो मैं यहाँ पे भी से लेट मी ओपन अ जर्नल नाउ। अभी आपने भी एक्सप्लोर किए होंगे। सो मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के नाम से एक जर्नल है, और ये एल्सवेयर पब्लिश करता है। मैंने कहा ना, हर जगह हर जर्नल का कोई ना कोई, हर कॉन्फ्रेंस का कोई वाली वारिस होगा। सो यहाँ पे ओके जी। सो ये वेब पेज है जो कि एक जर्नल का वेब पेज है। लेट मी शेयर इट ऑनलाइन एज वेल फॉर द स्टूडेंट्स। ओके, ऑनलाइन है इस वक्त। तो ये आपको इस वक्त एक, अब ये जर्नल जो है, यहाँ इस पेज को देख के कुछ चीजें पता चल रही हैं। नंबर वन ये कि ये जो जर्नल है ये एल्सवेयर वाले पब्लिश करते हैं। ठीक है। और एल्सवेयर का आपको यहाँ पे कहीं ना कोई फीडबैक नजर आ जाएगा। लाइक ये कोने पे नजर आ रहा है, एल्सवेयर इसका पब्लिशर है। और यहाँ एक और चीज नजर आ रही होगी कि साइंस डायरेक्ट का नाम लिखा हुआ है। साइंस डायरेक्ट क्योंकि एल्सवेयर का ऑफिशियल सर्च इंजन है, तो ये इसकी सारी डिटेल्स आपको वहां से साइंस डायरेक्ट से मिल सकती है। साइंस डायरेक्ट को आप जब जाके देख खोलते हैं तो वहां पे बहुत सारे आपको एल्सवेयर के जर्नल्स और उनके पेपर्स, फिर उनके फिल्टर्स लगा के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जब इसको आप खोलते हैं तो ये जर्नल के बारे में, आप इसका नाम देखें कंप्यूटर नेटवर्क्स है, बट इट्स अ जर्नल बिकॉज इसका एक पब्लिकेशन साइकिल है, जो कि आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसके कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, कुछ इसके लाइक अगर इधर मैं खोलता हूँ किसी इसके एक आर्टिकल को, एक मैंने यहाँ पे ये एक रिसर्च आर्टिकल है, चले जाते हैं मोस्ट डाउनलोडेड डाउनलोडेड आर्टिकल्स के ऊपर। तो ये एक आर्टिकल, ओपन एक्सेस का लफ्ज भी नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस आर्टिकल को खोल देगा। ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ चीजें शो कर रहा है मुझे। मैं इसकी साइटेशन ढूंढना चाहूँ इस आर्टिकल की, इसकी पीडीएफ भी खोल सकते हैं। बट से मैंने ये एक टूल इंस्टॉल किया हुआ है ग्रामरली का, वो भी इसकी साइटेशन मुझे दे रहा है। और एक एक मेंडले एक टूल है, वो भी यहाँ पे हिडन फॉर्म में एक्ट कर रहा है। बट से मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ जस्ट टू सी कि इसकी डिटेल साइटेशन क्या है इस रिसर्च पेपर की, यानी इसका रेफरेंस चेक देखने के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है जी, देखें इधर अगर आप गौर करें तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जी ये इसके ऑथर्स कुछ लिखे हुए हैं इसने शुरू में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ऑथर्स है इसके, चेंजी, सिमसेक, कंटारकी, बगैरी एंड ड्यूचिक एंड जुकिक। ठीक है, 2024 का आर्टिकल है। इसका नाम मशीन लर्निंग एनेबल्ड हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम विद होस्ट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एडवांस टू स्टेज क्लासिफायर है। इसके जर्नल का नाम कंप्यूटर नेटवर्क्स है। और आगे 250 इसका प्रोबेबली इशू नंबर है या वॉल्यूम नंबर है, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ नंबर है। और फिर आगे एक और नंबर दिया हुआ है, ये प्रोबेबली इसका इशू नंबर होगा। और नीचे इसका DOI यानी डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ताकि इसको ट्रेस किया जा सके। जब ये आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये इस आर्टिकल को खोल देगा। ये पूरा रेफरेंस है इस आर्टिकल का, किसी के स्टैंडर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टैंडर्ड है रेफरेंसिंग के, वो हम पढ़ेंगे। बट ये कि एक स्टैंडर्ड कोई फॉलो हो रहा है जिसके अंदर इसने इसको साइट किया हुआ। सो यहाँ से जो बताने का मकसद ये था कि ये आर्टिकल्स जो हैं,
इनको आप साइट कर सकते हैं एज पर देयर इशू एंड वॉल्यूम नंबर्स एंड डिटेल्स के साथ। तो ये यहाँ पर एक इस तरह बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको नजर आएंगी। मैं वापस चला जाता हूँ मेन जर्नल के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि इसके क्वालिटी बेंचमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नजर आ रहा है वो ये इम्पैक्ट फैक्टर नजर आ रहा है कि इसका 4.6 इम्पैक्ट फैक्टर है, और ये सपोर्ट करता है ओपन एक्सेस को भी और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पब्लिकेशन को भी। तो जर्नल्स जो होते हैं ये दो किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, एक ओपन एक्सेस और एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल्स। जब आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है या जब आर्टिकल सबमिट करते हैं तो ये आपसे पूछते हैं कि जी आप किस मोड पे पब्लिश करना चाहेंगे, ओपन एक्सेस पे या क्लोज एक्सेस पे या सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम के ऊपर। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जर्नल्स को ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करती हैं और पे करती हैं। आपका आर्टिकल पब्लिश करेगी जब ये, तो एक तरीका है कि उसके पब्लिकेशन एक्सपेंसेस को ऑथर्स खुद बर्दाश्त करें, उसको हम नाम देते हैं ओपन एक्सेस को, कि आप पेमेंट करें, आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और फिर ये इसके राइट्स आपके पास रहेंगे। आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं दुनिया में कहीं पे भी, वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा तरीका है सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कि आप पब्लिश करें और कुछ पे ना करें और सारे एक्सपेंसेस जर्नल खुद बर्दाश्त करे, और जो बंदा इसको डाउनलोड करना चाहे वो फिर सब्सक्राइब करेगा जर्नल को, यानी पे करेगा $10 पर आर्टिकल, 100 आर्टिकल पर ईयर, whatever amount they describe, उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड पब्लिकेशन। In that case, the papers are not available to the authors themselves. They just give the rights, copyrights to the journal, and journal then give article to only those people who subscribe to them. In that scenario, आपका रिसर्च पेपर जो है वो उसकी एक्सेस कम लोगों तक होती है। ओपन एक्सेस में हर कोई बंदा, भाई कि जितना पेपर अभी मैंने आपके सामने खोला था ये ओपन एक्सेस था, और लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो ओपन एक्सेस नहीं भी होंगे। लाइक हम देखते हैं अभी यहाँ पे ये टॉप साइटेड में मैं चला जाता हूँ तो देखें इसमें आपको एक जगह नजर आ रहा, दो जगह नजर आ रहा ओपन एक्सेस और पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, और कुछ जगहों पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है, इट मींस कि यहाँ पे पूरा आर्टिकल अवेलेबल नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा से मैं इसको क्लिक करता हूँ जाके कि जी मैंने ये आर्टिकल जो है वो देखना है। अब यहाँ पे जब मैं इसको, ये मुझे कहेगा जी कि एक्सेस थ्रू कम्प्लीमेंट्री एक्सेस और परचेज पीडीएफ, इट मींस ये कि आई हैव टू नाउ सब्सक्राइब टू द जर्नल टू डाउनलोड दिस आर्टिकल। तो ये जब जिन इन ऑथर्स ने शुरू में ये कमेंट किया होगा या एग्री किया होगा कि जी मेरे आर्टिकल अगर एक्सेप्ट हो गया तो मैं ओपन एक्सेस में नहीं जाऊंगा, मेरी पेमेंट आप करें और उसको अपने राइट्स अपने पास रखें। तो इस तरीके से दोनों मॉडल्स जो है वो जर्नल्स के अंदर, अब ये एक जर्नल है, इस तरह के हजारों जर्नल। सो जर्नल्स जो हैं वो उनकी क्वालिटी बेंचमार्किंग डिफरेंट होती है। उनकी बेंचमार्किंग ये होती है कि अब आप, अगेन दो इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं जो पॉपुलर ज्यादा है, एक है वेब ऑफ साइंस और एक है स्कोपस। सो जर्नल्स जो है वो अपने आप को इंडेक्स करते हैं जाके इनमें से किसी एक के साथ या दोनों के साथ। आप थोड़ा सा, प्रोसेसर आपका स्लो चल रहा है, अभी मैं आगे चला गया। मैंने बात अब जो कर रहा हूँ मैं इंडेक्सेशन की बात कर रहा था या क्वालिटी बेंचमार्क की। जो आपका सवाल है वो इससे ताल्लुक रखता है कि जब पब्लिश कर लेंगे या पब्लिश करने जाएंगे तो दो ऑप्शंस हैं ऑथर के पास, या वो ओपन एक्सेस में पब्लिश करे या वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड में पब्लिश करे। अगर ओपन एक्सेस में पब्लिश करता है तो वो पैसे पे करेगा और उसका आर्टिकल जो है वो, उसके राइट्स उसके पास रहेगा, यानी वो हर एक को फ्रीली अवेलेबल होगा। अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पब्लिश करता है तो आर्टिकल उसको खुद अवेलेबल नहीं होगा, वो जर्नल उसके राइट्स ले लेगा आपसे और फिर वो पेमेंट पे आर्टिकल किसी को भी देगा। ठीक है, अब आपका सवाल क्या है, अगर इससे रिलेटेड सवाल था क्या? देखिए उसका तो ये ना, एक काम था वो उन्होंने रिव्यू किया, उसको वैलिडेट किया और आपके काम को पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो आप एज एन ऑथर आपका काम इंटरनेशनली दुनिया में हर जगह उसकी विजिबिलिटी हो गई है ना। हाँ, अब उसकी एसेसिबिलिटी एक और फिनोमेना है, विजिबिलिटी आ गई है,
एक्सेसिबिलिटी के लिए ओपन एक्सेस ऑब्लिक सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वो अब आपकी चॉइस। सभी सब वीकेंड में उसका नाम वगैरह भी नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ परचेज कर लिए तो नहीं, अपने नाम इसमें से। कहाँ देखा नाम चेंज है, मैं इसकी साइटेशन चेंज पे। तो नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अपने नाम से भी उसको वो चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से, जब उन्होंने परचेज कर लिया तो। नहीं नहीं, देखो आप राइट्स उनके हैं, लेकिन आर्ट ऑथर तो आप ही है ना। ये इसका साइटेशन वही रहेगी, ये नहीं है कि वो अपना नाम लिख लेंगे कोई आप किसी को अपनी सोच कर प्रॉपर्टी बड़ी बेच रहे पे कर रहे हैं। हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो ये एक पे कर रहे हैं बट जस्ट टू कीप राइट्स ऑफ योर पेपर, नॉट देयर पेपर। यू आर नॉट डूइंग वर्क फॉर देम, यू आर डूइंग योर वर्क। सवाल बिल्कुल ये लॉजिकल सवाल ही नहीं है जो आपने सवाल किया मेरे से। ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है, यानी ये कोई किसी का घर थोड़ी है कि मैंने बेच दिया तो घर उसका हो गया, नाम उसने लगा दिया। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल राइट्स ये होते हैं कि काम आपका ही होता है। ऐसा कोई काम से आपको मैंने अपना नौकर रख लिया, मैंने कहा जी आप मेरे रिसर्च पेपर लिखेंगे लिखेंगे, आप पब्लिश मेरे नाम से होगा, ये तो फिर मॉडल ही और हो गया ना, तो काम ही और हो गया ये। सर लेकिन ये देखो इंटेलेक्चुअल नहीं है, दिस इज नॉट दी जेन्युइननेस, दिस इज समथिंग विच इज फेक। ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं तो पहली बात ये कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो आप सारे लोग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचो। तो नेगेटिव डायरेक्शन इज नो वेयर, वो एक अलग दुनिया अलग है। होने को तो जो होता है मुझसे गर्ज नहीं है ना। लेकिन हम एज एन एकेडमिशियन, एज ए रिसर्चर, हम पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं। तो पॉजिटिव चीज में जिसका काम है, काम उसी का ही। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ। नाउ यू हैव मॉडल्स टू पब्लिश, either you go for the open access or you go for subscription, but that work is your work, nobody else work। ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज तो फिर उसका काम है ना, फिर अपने आप को पहले से आप निकाल दें, आप नहीं है उसमें हिस्सा, फिर उसी की बात हो रही है कि जिसका काम है, चाहे उसने खुद किया है चाहे किसी से कराया है। बट ये ऑथर्स यही रहे जो हैं। ओके, ठीक है अली जी, आपको चीजें क्लियर हुई। सो वी हैव दिस के ये अब आर्टिकल आपका, इसका प्रोसेस भी अगेन सिमिलर है। जब मैं इसमें अपने आर्टिकल को, सही एक जर्नल था और मैंने इसमें आर्टिकल सबमिट करना है, तो मैं अगेन इसके प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मुझे पूछता है कि जी सबमिट एन आर्टिकल, आई कैन गो एंड सबमिट द आर्टिकल। इसमें कोई टाइमलाइंस फॉलो नहीं होती, लेकिन रिव्यू प्रोसेस सेम है। जब आर्टिकल सबमिट करेंगे, इट वुड बी गोइंग टू अ एसोसिएट एडिटर। वो कौन कौन से एडिटर्स हैं वो यहाँ नाम लिखे हुए हैं, देखिए सारे लोग हैं। ये इनके पास वो पेपर्स जाएंगे, इनके रिव्यूअर पैनल्स हैं, ये उनको अपने आपके पेपर्स शेयर करेंगे 5 7 9 लोगों को। उनको वो पेपर रिव्यू करेंगे, इनको जवाब देंगे। अगर वो पेपर में पॉजिटिव चीजें होंगी तो ये आपको फिर 4 डिसीजन देते हैं। एक डिसीजन होता है कि पेपर एक्सेप्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म, जैसा है ऐसे एक्सेप्ट कर। एक होता है एक्सेप्ट या रीसबमिट विद मेजर रिवीजन। बहुत सारे काम करने वाले और हैं, तो वो आपको लिस्ट ऑफ टू डू टास्क देंगे और कहेंगे जी कि 2 महीने हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने, इसको आप इंप्रूव करें, रीसबमिट करें। थर्ड ऑप्शन इज रिवाइज एंड रीसबमिट विद माइनर अल्टरेशंस। एक था रीसबमिट विद मेजर चेंजेस, एक है रीसबमिट विद माइनर चेंजेस, एंड द फोर्थ डिसीजन इज रिजेक्ट। सो 4 फैसले करते हैं जर्नल वाले। कॉन्फ्रेंस वाले कितने फैसले करते हैं? बाइनरी डिसीजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, दे गिव यू टाइम। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, फोकस ये है कि आप एक बहुत अच्छा टेक्निकल काम जो है वो एक्सेप्ट हो, मार्जिनल काम एक्सेप्ट ना किया जाए। क्योंकि ये जो, अब ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, इसकी डेफिनेशन जरा पढ़े। लेट मी ऐड, विजिबिलिटी अच्छी होगी। क्या समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फॉर्मूला बताएं मुझे इम्पैक्ट फैक्टर का, तो क्या होगा बाय सीइंग दिस डेफिनेशन? जी, बोर्ड को रेस कर दूं मैं?
इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटेशंस। हाँ, सेम इम्पैक्ट फैक्टर निकाल रहा हूँ 2000। अब इधर से क्लिक करें 2025 का, अभी 25 है ना। मैं इसको फॉर टाइम बिंग 25 नहीं लिखता, मैं इसको 24 लिखता हूँ, क्योंकि पूरे 24 दिसंबर 2024 तो गुजर चुका है ना, दिसंबर 2025 नहीं आया है, तो पूरे साल की सजेशन चाहिए अब। तो इम्पैक्ट फैक्टर 2024 का तो निकल सकता है, 25 का भी निकल ही नहीं सकता। ठीक है। और यहां देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये 2024 का ही है, क्योंकि किस में आया है 2024 जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स के अंदर, जो कि पब्लिश की है क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने 2025। ठीक है। मीनिंग बाय, ये जो क्लैरीवेट एनालिटिक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेब ऑफ साइंस को मेंटेन करती है, और ये इम्पैक्ट फैक्टर देते हैं हर साल, लेकिन ये 6 से 7 महीने लेते हैं। अभी जून आ गया ना, जून में ही आया है, पूरे 6 महीने बाद जुलाई में आता है, बाद अगस्त में आता है, क्योंकि उन्होंने पिछले पूरे साल का डाटा कलेक्ट करना होता है, उससे पिछले सालों का भी करना होता है। इधर लिखा प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, यानी इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये साइटेशन होंगी 2024 की, जनवरी से दिसंबर। बट आर्टिकल्स जो कंसिडर होंगे इसके लिए, वो कंसिडर होंगे 2022 और 23 के, प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। अब आप दोबारा लिंक करें डेफिनेशन को जरा, अगर ये चीज ना लिखी जाए तो क्या ये यही बात कर रहा हूँ। यही है ना, यानी इम्पैक्ट फैक्टर निकलता है एक साल का, एक साल पहले, पहली बात तो पुराना निकलता है, जिस साल में रिपोर्ट आती है उसके पिछले साल का होता है, क्योंकि टाइम लगता है। फिर उसमें साइटेशंस उस पूरे साल की कंसिडर होती है, जनवरी टू दिसंबर, बट टू दोज आर्टिकल्स व्हिच वर पब्लिश्ड इन द सेम जर्नल इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। इस साल में साइटेशन इससे पुराने आर्टिकल्स की भी आ रही होगी, है ना। और शायद हो सकता है कि नहीं, अगला वाला आगे एडवांस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कि इससे पुराने वाले भी होंगे, बट वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो अकॉर्डिंगली वंस यू डू दिस, योर इम्पैक्ट फैक्टर वुड बी फाउंड। अच्छा, अब ये जो क्लैरीवेट एनालिटिक्स है ये वेब ऑफ साइंस चला रही है, एक थर्ड पार्टी है। इधर लोग जाके या जर्नल्स जाके अपने आप को इंडेक्स करते हैं, उनके कुछ बेंचमार्किंग है उनको फॉलो करते होंगे। आपने एक टास्किंग और लिखना है कि वेब ऑफ साइंस का वेब पेज खोल के देखना है कि अगर क्या हो। ये तो जर्नल का वेब पेज है ना, वेब ऑफ साइंस का भी वेब पेज है। ठीक है। तो जब वेब ऑफ साइंस का वेब पेज खोलते हैं, मैं यहाँ आपके सामने खोल भी देता हूँ वेब ऑफ साइंस। तो वेब ऑफ साइंस जो है वो इनफैक्ट एक मास्टर जर्नल लिस्ट मेंटेन करती है। ये जी आ गया सर्च वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट। एक मास्टर जर्नलिस्ट मेंटेन करती है, जो कि वो तमाम जर्नल्स होते हैं जो उन्होंने इनके पास इंडेक्सेशन की होती है, उनकी एक मास्टर जर्नलिस्ट बन जाती है। हर जर्नल को इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिलता। ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर सिर्फ कुछ जर्नल्स को मिलता है। तो इट मीन्स ये कि ये इनका वेब पेज है। से इसके ऊपर जाके मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स को, जो अभी जर्नल खोला था। तो ये मुझे बताएगा जी कि मेरे पास इस नाम का एक जर्नल है जो इंडेक्स्ड है।
जिसकी कुछ डिटेल्स है, नजर आ रही है? ये मैं इसके प्रोफाइल पेज को खोल लेता हूँ फर्दर, तो ये मुझे इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन ये अभी इसमें चूंकि ये पेड सर्विस है, तो पेड सर्विस में ये कुछ लॉगिन डिटेल्स मांगता है। आप इसको लॉगिन करके भी देखिएगा, अकाउंट बना के देखें, बन जाएगा तो अच्छी बात है। बट ये कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहीं पे मुझे नजर आ रही है। मैं दोबारा कंप्यूटर नेटवर्क्स लिख लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए नजर दिखा रहा है कि इसका पब्लिशर एल्सपेयर है, उसका कोई एड्रेस है, उसका कोई आईएसएसएन नंबर है। ये मेरे जो कोर कलेक्शन है उसमें ये साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड के अंदर इंक्लूडेड है, और कुछ और मेरे इंडेक्सेस हैं उनके अंदर भी मैंने इसको शामिल किया हुआ। नाउ दिस इज द वेरिफिकेशन कि ये जर्नल जो है वो एक ऑथेंटिक जर्नल है, क्योंकि ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड इनकी मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर है। मास्टर जर्नल लिस्ट जो है वो सारे जर्नल्स जो इनके पास इंडेक्स हैं वो होते हैं, बट उनमें से साल में एक जेसीआर पब्लिश होता है, जिसको हम नाम देते हैं, जो अभी आपने नाम पढ़ा था, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। इसको हम कहते हैं जेसीआर। जेसीआर जो है इस मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर से कुछ जर्नल्स होते हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी उनकी साइटेशन होती हैं और उनके आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं। इसलिए पहला इम्पैक्ट फैक्टर जो है किसी भी जर्नल का 3 साल के बाद आता है, आफ्टर इंडेक्सेशन। लॉजिक है ना? 2 साल आर्टिकल पब्लिश किए, तीसरे साल में वो साइट हुए, तब पैरामीटर निकलेंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिश हो रहा है पिछले 10 साल से, कोई साइटेशन ही नहीं आ रही, ये नंबर है, पर इधर कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो का मतलब ये है कि जेसीआर में नहीं आएगा, एमजेएल में रहेगा। क्या ये बात समझ आई? तो इट मीन्स के ये दोनों चीजें ये इंश्योर करते हैं और अकॉर्डिंगली चीज चल रही होती है। तो यू कैन ऑलवेज गो एंड सी है, देखो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं कि आप कौन से इनके कलेक्शन में देखना चाहते हैं। आप इंजीनियरिंग साइंसेज वालों में जाना चाहते हैं, सोशल साइंसेज के जर्नल्स देखना चाहते हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के देखना चाहते हैं, और कुछ नए जर्नल्स हैं इमर्जिंग सोर्सेज के, उनमें जाना चाहते हैं। तो यू जस्ट क्लिक अकॉर्डिंगली, इट विल शो यू दी नेसेसरी डिटेल्स। सो ये मैंने आप जस्ट लीविंग इट फॉर योर इन्वेस्टिगेशंस को जरा के एक्सप्लोर कीजिएगा। तो ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है ये इन्होंने दे दिया, ठीक है। और तरीका ये, अच्छा आप इसको अगर इम्प्रूव करना हो इम्पैक्ट फैक्टर, तो क्या तरीका है? साइटेशन को पूरा नंबर प्लीज। साइटेशन से इम्प्रूव कर जाए, ठीक है। पहले 100 थी, इस साल में 200 हो जाए, 400 हो जाए, 1000 हो जाए, न्यूमरेटर बढ़ जाए, इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाए। कोई और तरीका भी है? हाँ जी ऐसा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर ये उनकी एवरेज क्या करें इसको? उनकी एवरेज के ऊपर भी क्या करें भाई, क्या? एवरेज तो है ही नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। कंसल्टेंट की एडवाइस दी। हाँ, क्या करें? मैंने कहा उन्होंने अगला इम्पैक्ट फैक्टर आना है 24 के बाद 25 का आना है ना, 25 में यहाँ पे 24 वाला भी आ जाएगा, तो ये साल गुजर रहा है। ये एक रेशो है, रेशो में न्यूमरेटर बढ़ाने से ये रेशो बढ़ेगी, इसी रेशो को और बढ़ाना हो तो इसको कम कर दें अगर, तब भी तो ये नंबर बढ़ेगा। इट मीन्स के दूसरा तरीका इम्पैक्ट फैक्टर को बढ़ाने का ये होता है कि यू रिड्यूस द पब्लिकेशन एज एन ईच ईयर, स्टार्ट रिड्यूसिंग द एक्सेप्टेंस रेट। जितने कम आर्टिकल एक्सेप्ट होंगे उतना इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। डिसाइडिंग फैक्टर हमारे हाथ में तो ना आगे इम्पैक्ट फैक्टर इसका क्या है। आपके हाथ में है भी नहीं, क्यों होगा आपके हाथ में? तो फिर जिस तरह कहते हैं कि ये पेपर आपने लिख दिया उसका इम्पैक्ट फैक्टर आप पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर कभी नहीं होता, जनरल का जर्नल्स का होता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो अगर एक अच्छा जर्नल है, तो आप ब्रॉडली सोचें, एक अच्छा जर्नल वो जर्नल है जिसकी साइटेशन ज्यादा आ रही है और जो पेपर कम एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्वालिटी है इसका मतलब। भाई आप 6 लोग मेरे पास आए, मेरे पास ऑप्शन है कि 4 लोग सेलेक्ट कर लें, तो मैं कोई एवरेज भी शायद सेलेक्ट कर लूंगा 2। लेकिन अगर मेरे को ऑप्शन है कि एक बंदा सेलेक्ट करना है, तो आप 6 में से मैं टॉप नॉच सेलेक्ट करूंगा।
जब टॉप नॉच सेलेक्ट करूंगा तो वो परफॉर्म भी उस तरह से करेगा ना। ठीक है, तो डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए ऐसे ही कि you should increase the citation but based on those papers which are less published या papers which you accepted less। आपने पेपर ही कम एक्सेप्ट किए तो आपने क्वालिटी अप कर दी। ठीक है, तो इम्पैक्ट फैक्टर इज दिस। इम्पैक्ट फैक्टर 2 साल का भी होता है, इम्पैक्ट फैक्टर 5 साल का भी होता है। 5 साल में क्या होगा कि ये आर्टिकल बजाय 2 साल के लेने के आप 5 साल के आर्टिकल और उनकी साइटेशन देख लें, तो इम्पैक्ट फैक्टर आपको ये भी नजर आते हैं। ठीक है, सो आई होप इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन समझ आ गई आपको। मेंटेन कौन करता है, चलाता कौन है, इंडेक्सेशन एजेंसी कौन सी है। ठीक है, तो ये तो एक है। दूसरी एजेंसी है स्कोपस। स्कोपस जो है वो एल्सवेयर वाले चला रहे हैं। स्कोपस का वेब पेज भी खोल लेते हैं, बट अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर इट एट योर ओन एंड। ठीक है, scopus.com। वेब ऑफ साइंस पेड सर्विस है, स्कोपस फ्री है। बड़ा प्लेटफॉर्म है और ज्यादा पुराना प्लेटफॉर्म है, और आई वुड से कि ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। और इस पे भी इंडेक्सेशन जो है वो की जाती है। यू कैन मेक योर अकाउंट, यू कैन अकॉर्डिंगली एक्सेस वेरियस सोर्सेज। बट मैं इसकी इनके सर्च इंजन पे चले जाता हूँ जो कि साइम इमिगो जर्नल एंड कंट्री रैंकिंग के नाम से है। ओके, ये इनका जर्नल कंट्री रैंक है। मैं इसमें टाइप करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, यही सेम जर्नल। जर्नल इनका कुछ सिस्टम में डाउन है, नॉट रॉन्ग। इनका चल नहीं रहा, बट इसको एक्सप्लोर कीजिएगा अपने एंड के ऊपर। और इसका भी वैल्यू तेजी से बताता है। हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर देखें, 0 से बड़ा होगा कोई ना कोई वैल्यू होगी, पॉइंट्स। और हाईएस्ट जो है वो हर साल का अलग रेट होता है, रेंज हो सकती है, कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर हो सकता है। आप वैसे एक्सप्लोर करें हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर 2024 करें तो आपको एक नंबर मिलेगा। हाँ जी, आप जरा उसको देखें भी कि वो उसने कैसे निकाला हुआ है, कुछ ना कुछ डिटेल्स भी होंगी ना। चले देखिए, ये स्कोपस का वेब पेज भी खुल गया। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि जी स्कोपस के पास भी कुछ पैरामीटर्स हैं। लाइक इसने एक एच इंडेक्स निकाला हुआ है, एक एस जे आर, इसका एक वैल्यू, एस जे आर की एक वैल्यू है। वहां पे कुछ क्वार्टाइल्स मेंशन है, Q1, Q2, Q3, Q4। टोटल डॉक्यूमेंट्स 3 साल के, टोटल डॉक्यूमेंट्स किसी एक खास साल के, साइटेशंस 2 साल की, रेफरेंसेस, परसेंटेजेस, कुछ कंट्री ऑफ ओरिजिन, कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं। नाम लिखा हुआ है। नाउ कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियंस, दिस इज इन देयर रिकॉर्ड इज द नंबर 1 जर्नल विच हैज गॉट द हाईएस्ट SJR 145.004, 223। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसी का ही है। तो देखिए, इसने इसके बारे में बताया हुआ है कि एक क्वार्टाइल 1 का जर्नल है, एच इंडेक्स इसकी कोई वैल्यू है, ऊपर देखें, ऊपर नजर आ रहा है। इसका SSN नंबर है। ये उसके पिछले सालों की परफॉर्मेंस है, ऑल ग्रीन। क्लिक करूंगा तो ये हर जगह पिछले 50, 30, 40 साल से क्वार्टाइल 1 का जर्नल चल रहा है ये।
और इसके सिमिलर जर्नल्स कुछ मेंशन्ड है, फिर इसकी एसटीआर की वैल्यू ये बता रहा है कि क्या है। मैंने अपने एंड पे एक्सप्लोर कीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ साइट्स हैं, टोटल साइट्स हैं, एक्सटर्नल साइट्स हैं, ये पैरामीटर सारे गिवन है, देखिए सारे अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, स्कोपस इज नॉट लिमिटिंग। और ये खोल के आप यहाँ पे ये बता रहा है जी कि इसका एसटीआर जो है वो 2024 का 145 है, Q1 का जर्नल है। ठीक है। सो इनके अपने पैरामीटर्स हैं, ये एसटीआर निकालते हैं, ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं निकालते, ये एसटीआर निकालते हैं, एसटीआर का फॉर्मूला भी नहीं देते, बट इट्स सिमिलर टू समथिंग लाइक दिस, बट इट इज कॉल्ड एज सम वेटेड कंप्यूटेशन। लाइक अब इधर हर साइड जो है वो एक इक्वल है इम्पैक्ट फैक्टर में, चाहे मैं साइड करूं, चाहे अनीता साइड करे, चाहे जारा साइड करे, चाहे शामिर साइड करे, हम सब की वैल्यू बराबर है। लेकिन ये कहते हैं कि जी अगर से साइटेशन अनीका करेगी तो उसकी वैल्यू, उसका वेट ज्यादा होगा, जारा करेगी तो उसका वेट ज्यादा होगा, शामिल जो करेगा उसका वेट कम होगा। कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर, बिल्कुल ऐसे से आम जिंदगी में है कि आप जब किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी बंदे से लेते हैं तो एक छाबड़ी वाले से लेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है। ये फिनोमेना एसटीआर के अंदर है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दैट, है इसी तरह। तो वो ये 145 इसका एसटीआर है, अगर आप इसका इम्पैक्ट फैक्टर देखें तो कितना निकल रहा है, तो इम्पैक्ट फैक्टर देखें ज्यादा है। इट मीन्स कि वो उसने प्लेन निकाला हुआ है, प्लेन कैलकुलेशन की हुई है, एसटीआर में उसने वेटेड कैलकुलेशन, बट है यही एक्सप्रेशन है जो कैलकुलेट होती है। बट आई होप यू गॉट द आइडिया कि दे कंप्यूट सम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग टू फिगर आउट ये जर्नल या जो जो ये सोर्स है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो एक अपर लिमिट हो सकती है हर साल, एक लोअर लिमिट हो सकती है हर साल, वेरी करती है, क्योंकि डिपेंड करेगा कितनी साइटेशन मिली है, कहाँ कहाँ पे साइटेशन मिली है, कितने आर्टिकल्स पब्लिश। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक इफ आई जस्ट गो एंड मैं किसी खास जर्नल को सर्च करता हूँ, अगेन इसमें फिल्टर्स बहुत सारे लगा सकते हैं आप और उसको खोल सकते हैं। मैं इधर टाइप करता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ये वो जर्नल है जिसमें मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है उसको, तो मैं खोल लूंगा तो ये स्पेसिफिकली इसके बारे में डिटेल्स देगा। तो ये भी Q1 जर्नल है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स डिफरेंट रही है, देखें Q2 में भी रहा है ये, फिर Q1 में कहीं आ गया 2018 से। सिमिलर जर्नल्स हैं, कुछ और परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स हैं, और इसकी एसटीआर वैल्यू जो है वो भी 1.17 है, वो 145 पे था, ये 1.17 है, कितना लो है। इसका मतलब क्यों, ये जो क्वार्टाइल्स है क्या है, ये है कि आपके पास एक लोएस्ट एसटीआर होता है और एक हाईएस्ट एसटीआर होता है। ठीक है। तो जर्नल्स जो है ये इन सब रेंज के अंदर फॉल कर रहे होंगे, हो सकता है इस एक एसटीआर पे हजारों जर्नल्स हो, एक ही वैल्यू निकल आई, तो आप इनको, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, आप इसको 4 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। दिस एरिया इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4, फ्रॉम द लोएस्ट एसटीआर टू द हाईएस्ट एसटीआर। ठीक है। तो अब देखें यहाँ 145 was the highest number, और 1 point something जो है वो उस पे भी Q1 है, भी जिससे भी नीचे कोई वैल्यू है जो कि क्वार्टाइल 1 के जर्नल्स के ऊपर साइड की एसटीआर वैल्यू, ठीक है, मैं क्या 1.17 है ना, इट मींस हो सकता है कि चले अज्यूम करते हैं कि दिस इज द लास्ट जर्नल विच इज कंसिडर्ड इन Q1, इससे नीचे जो है वो Q2 शुरू हो जाता है। मैं Q2 का कोई जर्नल खोल लेता हूँ यहाँ पे, अभी देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है। हम इसमें सर्च करते हैं, आई ट्रिपल एक्सेस को देखते हैं कि क्या ये Q1 का है, या आई ट्रिपल एक्सेस भी जर्नल है, क्योंकि जर्नल की डेफिनेशन पे ग्रोथ आता है। वो क्या डेफिनेशन है, एडिशंस है और वॉल्यूम्स है। ठीक है। तो देखिए ये कॉन्फ्रेंस भी एक कोट हो रही है यहाँ पे, 2005 फर्स्ट आई ट्रिपल इंटरनेशनल सिंपोजियम और न्यू फ्रंटियर, इट मींस ये कॉन्फ्रेंसेस को भी इंडेक्स करते हैं। तो वो जो मैंने बात की थी ना कि कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी इंश्योर करनी हो, यहाँ जाके देख लें कि क्या इनके इंडेक्सेशन में है कि नहीं है। इसको भी हम खोलते हैं, बट पहले मैं आई ट्रिपल एक्सेस को खोल लेता हूँ। अच्छा नहीं, तो देखिए आई ट्रिपल एक्सेस को खोला हमने
0.8 नजर आ रहा है जी, 0.841 यहां तक Q1 है। इट मीन्स के Q1 की कैटेगरी SJR और नीचे है। मैं और किसी और जर्नल को खोल के देखता हूँ। एनर्जी रिपोर्ट्स, चले हम चले जाते हैं जी नेचुरल हैजर्ड्स के ऊपर। नेचुरल हैजर्ड्स, ये भी Q1 है जी। हाउ यू कैन जस्ट एक्सप्लोर, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा कि कहाँ तक Q1 जा रहा है SJR को, कहाँ से Q2 शुरू होता है, फिर कहाँ से Q3 शुरू होता है, बट ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड आउट हियर। तो जर्नल्स की एक क्वालिटी इंडेक्स यहां से निकाला जाता है जो कि स्कोपस के परस्पेक्टिव से है। ठीक है। तो मैंने वेब ऑफ साइंस बता दिया आपको, स्कोपस बता दिया, और जर्नल पैरामीटर्स इंडिकेट कर दिए कौन कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं जो कि नजर आते हैं। इसके लिए आपको HEC का भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस्तेमाल करता है वेब ऑफ साइंस को और स्कोपस को। उसका नाम है HEC जर्नल रैंकिंग सिस्टम, HJRS। और तो अभी एक्टिव नहीं है, बट मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको एक शेयर कर दूंगा, उसमें HJRS से मुताबिक PDF डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा। वो इनफैक्ट 6 पैरामीटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक SJR है, एक इम्पैक्ट फैक्टर है, और भी कुछ 4-5 पैरामीटर्स हैं जिनके तहत वो अपनी रैंकिंग देते हैं। ठीक है। तो आप अगर HEC की वेब पेज पे जाएंगे, HEC रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा क्वालिटी एश्योरेंस में। अम, ये तो ग्रांट्स का पेज है। मैं इसमें सर्विसेज फैसिलिटीज में स्कॉलरशिप फॉर स्टेट फाउंडेशन, और एडवांसमेंट सेल, डिपार्टमेंट, ये देखिए HEC रिकग्नाइज जर्नल्स। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, तो अपने टाइम पे एक्सप्लोर कीजिएगा। जब मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, पहले ये हमें लेके जाता था HJRS के ऊपर, बट HJRS अब इन्होंने लेटली जो है डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ मेंशन कर दी हैं। लाइक इसने कहा है जी कि हमारी कुछ कैटेगरीज है, कौन सी पॉलिसी है, फिर ये कुछ रिकग्नाइज जर्नल्स हैं जिसमें अगर मैं किसी की लिस्ट को, ये देखिए HJRS की बात की हुई है इसने, इसकी वैलिडिटी के बारे में कोई बात की हुई है, और ये लास्ट 2024 तक के जर्नल्स हैं जो कि इन्होंने डाले हुए हैं। तो मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो एक लिस्ट खोलेगा ये, जिसके अंदर सारे रिकग्नाइज जर्नल्स जो हैं HEC के वो मेंशन्ड होंगे। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जी कि इसका एक JPI निकाला हुआ है, कैटेगरी मेंशन की हुई है। JPI इज जर्नल प्रेस्टीज इंडेक्स, जो कि निकाला जाता है यूजिंग इम्पैक्ट फैक्टर एंड JCR। तो इनका जो हाईएस्ट जर्नल है देखो, उसका भी JPI, ये वही जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर भी हाईएस्ट है, जिसका